Good afternoon, students. I am Pradeep Hirapure, and today I am going to deliver my lecture on the topic transcriptions method. So, dear students, you know very well in a previous lecture we discussed about the transfer of naked DNA into the bacterial cell. Okay, so that process known as a transformations. So, whenever we use the eukaryotic cell and in which when we transfer the naked DNA, that process known as a ट्रांसपेक्शंस. सो आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसपेक्शंस किसको बोलते हैं. ट्रांसपेक्शंस मीन्स कि यूकैरियोटिक सेल मीन्स वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, कोई भी यूकैरियोटिक सेल में आप नेकेड डीएनए या जो जीन आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो जीन सपोज ट्रांसफ़र करने की जो मेथड होती है उस मेथड्स को अपन ट्रांसपेक्शंस बोलते हैं. और सपोज बैक्टीरियल सेल में सपोज आप ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए तो उसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. सो यहाँ पे भी ट्रांसपेक्शंस के अलग अलग मेथड्स हैं, जैसा कि फिजिकल मेथड होता है और सेकंड होता है केमिकल मेथड और थर्ड होता है इम्बाइबेशंस बाय सेल इटसेल्फ. ओके, सो इस तरह से तीन डिफरेंट मेथड से अपन डीएनए नेकेड डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं यूकैरियोटिक सेल में. डियर स्टूडेंट्स, दिस ट्रांसपेक्शंस टेक्निक्स comes under the direct DNA transfers methods. तो यहाँ पे आपको दो टाइप के मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र मेथड एंड इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र मेथड. डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र मेथड मीन्स क्या कि आपका जो इंटरेस्टेड रीजन है डीएनए का या जीन है उसको कोई वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करके या ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं. और किसी जैसा कि एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो अपन उसमें क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर करते हैं और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में फिर एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियम्स के सेल के अंदर डालते हैं और फिर वो एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल के साथ इन्फेक्ट करने देते हैं और ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियम टू द प्लांट सेल, then that bacteria able to transfer its tDNA into the plant cell. So this is actually considered as a indirect transfection method or indirect method for DNA transfer. और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अपन कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह नहीं प्रिपेयर करते हैं, जो भी नेकेड डीएनए है और वो नेकेड डीएनए जो है कंस्ट्रक्ट करके प्रमोटर लगा के उसको डायरेक्टली यूकैरियोटिक सेल के अंदर में अपन डालते हैं. तो इसीलिए इस ट्रांसपेक्शंस मेथड को मीन्स फिजिकल और केमिकल मेथड्स जो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं वो मेथड्स डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र मेथड करके अपन कंसिडर करते हैं. तो आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि यहाँ पे दो टाइप के अपन मेथड देख रहे हैं, फिजिकल मेथड फॉर द जीन ट्रांसफ़र एंड सेकंड वन इज केमिकल मेथड फॉर जीन ट्रांसफ़र. तो डियर स्टूडेंट्स, इन फिजिकल मेथड्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल फोर्सेस, राइट, एंड फिजिकल फैक्टर्स एक्चुअली इन्वॉल्व टू ट्रांसफ़र द डीएनए into the eukaryotic cell. Such type of a method known as a physical method. तो आप देख सकते हैं उसमें कौन कौन से है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट है, माइक्रो इंजेक्शन है, लाइपोसोम मेडिएटेड है और सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर. These are the some physical methods by which we can transfer the DNA into the eukaryotic cell. Okay. और केमिकल मेथड में भी कुछ मेथड्स है, जैसा कि कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशंस मेथड होता है, बाद में DEAE डेक्स्ट्रिन मेथड होता है और PEG मेथड होता है, दैट इज़ अ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मेथड. सो अपन एक एक करके सभी मेथड्स जो है इस लेक्चर में अपन देखेंगे.
So dear students, first of all I would like to explain you the electroporation. This is the first method which is considered as a physical method. So electroporations में क्या होता है? So नाम ही उसका देखो, इलेक्ट्रोपोरेशन. पोरेशन मीन्स पोर फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो ये इस मेथड में अपन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हैं, जिस लिक्विड में आपके सेल्स होंगे. ओके, जिस सेल के अंदर में आपको डीएनए ट्रांसफ़र करना होता है. तो आप क्या करते हैं इसमें कि 8000 to 10,000 वोल्ट इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है अपन इस मेथड में यूटिलाइज करते हैं. ओके, and this electroporations method was first demonstrated by the Wong and Newmans in 1982 to study the gene transfer in mouse cell. तो ये साइंटिस्ट ने इन 1882 में माउस सेल में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए इस मेथड का फर्स्ट टाइम यूटिलाइज किया था, उपयोग किया था. और इन दिस टेक्निक मिक्सचर कंटेंट सेल्स एंड डीएनए इज एक्सपोज टू वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस फॉर वेरी ब्रीफ टाइम पीरियड. सो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि कुछ सेकंड के लिए अपन इलेक्ट्रिक पल्स जो है जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो मैंने बताया आपको कि 8000 to 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट पल्सेस या इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इलेक्ट्रोपोरेशंस चैम्बर बोलते हैं इसको. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स है दोनों येलोइश कलर के. और यहाँ पे बीच में जो देख सकते हैं कि ये जो है वो एक क्यूवेट है ना. और ये क्यूवेट जो है सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रोड. ओके, सो यहाँ पे इस क्यूवेट में आप सेल सस्पेंशन डाल सकते हैं, जैसा कि ये जो वॉन्ग एंड न्यूमैन इन 1982 में माउस सेल उसने यूज किया. तो माउस सेल्स सस्पेंशंस ये क्यूवेट में उसने रखा. और यहाँ पे ये लीड है और क्यूवेट की. और इन दिस वे वी क्लोज द लीड एंड देन वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक करंट. जैसे ही स्विच ऑन इलेक्ट्रिक करंट करोगे तो यहाँ पे जो बफर रखा हुआ है, जिस बफर के अंदर में आपके सेल्स हैं, तो वो बफर जो है करंट कैरी करेगा. और वो हाई वोल्टेज करंट होने के वजह से उस पल्स में जो भी आपकी सेल्स होती है वो सेल्स में सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स फॉर्म होते हैं बड़े बड़े. और थ्रू दैट पोर उसके सराउंडिंग में जो डीएनए रहेगा, जो जिस डीएनए मटेरियल को आपको उस सेल के अंदर में डालना होता है, तो आप ये क्यूवेट में आपके सेल्स भी रहेंगे, उसके साथ साथ आपका डीएनए मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे और वो मिक्स रहेंगे. ओके, और दैट वी प्रोवाइड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट टू दैट मिक्सचर्स. ओके, एंड एट दैट इलेक्ट्रिक करंट your DNA molecule successfully can enter inside the cells. Okay, target cells or host cells. In this way we perform this electroporation technique in a laboratory to transfer the DNA into the cells. Okay, इसके जब अपन एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं तो दिस टेक्निक इज़ सिंपल एंड कन्वीनियंट एंड रैपिड, फास्ट है और ये इजी टू ऑपरेट है और ये लेस्ट कॉस्टली भी है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. और अप्लाइड फॉर नंबर ऑफ सेल टाइप मीन्स एट ए टाइम आप 50 to 100 सेल्स के अंदर में आप डीएनए डाल सकते हैं. तो मल्टीपल सेल्स में आप एट ए टाइम डीएनए डाल सकते हैं और ये इसका एडवांटेजेस है. और साइमल्टेनियसली लार्ज नंबर ऑफ सेल कैन बी ट्रीटेड. तो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स में आप ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोपोरेशंस टेक्निक. और इसके लिमिटेशंस सपोज अपन देखते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन इज़ हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द प्लांट मटेरियल एंड ट्रीटमेंट कंडीशंस. तो जो डीएनए इंसर्ट होने की जो इफ़िशियंसी है या ट्रांसफॉर्मेशंस की इफ़िशियंसी जो है
वो प्लांट मटेरियल या जो भी सेल्स आप यूज करते हैं तो वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वो प्लांट सेल है, वो एनिमल सेल है, कि वो फंजाई है, कौन सा सेल है ना। तो उसके ऊपर वह उसका इफ़िशियंसी डिपेंड करेगा। और बफर जो यूज़ करते हैं तो वो बफर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कौन सा बफर यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द लिमिटेशंस ऑफ दिस टेक्निक। सेकंड लिमिटेशंस अपन देखते हैं तो अंडर नॉर्मल कंडीशन द अमाउंट ऑफ डीएनए डिलीवर्ड इनटू द प्लांट सेल इज़ वेरी लो। तो एक नॉर्मल कंडीशन में जो डीएनए अपन ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो प्लांट सेल में जो डीएनए ट्रांसफ़र होने का जो रेट है वो काफ़ी कम होता है। और ये मेथड से जब आप ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो प्लांट सेल को और डीएनए ट्रांसफ़र करते हो प्लांट सेल में तो उस ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल जो है वो इजीली रीजनरेट नहीं होते। मीन्स वेन एवर वी ट्राई टू ग्रो द ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम MS medium, so the plant cells highly damaged due to the high electric voltage, and that's why that plant cells unable to grow easily on the MS medium. ओके, सो उसका रीजनरेशन रेट जो है या रीजनरेशन की इफिशियंसी थोड़ी कम हो जाती है। और पर्टिकुलरली व्हेन प्रोटोप्लास्ट आर यूज, मीन्स जब अपन प्रोटोप्लास्ट यूज़ करते हैं मीन्स प्लांट के लिए तो वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है और उसका जो रीजनरेशंस मीन्स फर्दर ग्रो होने की कैपेसिटी थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या कम हो जाती है, ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो these are the some limitations of this electroporations. Now dear students, one more physical method, that is particle bombardment. Okay, so particle bombardment technique was first introduced in 1987 और इस पार्टिकल बम्बार्डमेंट को ही आप बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, कोई बोलते हैं जीन गन, तो कोई बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। सो ये मेथड के बहुत सारे नाम हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। पार्टिकल बम्बार्डमेंट इसलिए बोलते हैं कि आपका जो डीएनए होता है वो डीएनए पार्टिकुलेट फॉर्म में होता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। ओके, तो इसीलिए इसको पार्टिकल बम्बार्डमेंट बोलते हैं। आप इसको बायोलिस्टिक भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं या टंगस्टन मेटल के पार्टिकल्स होते हैं तो दैट पार्टिकल एक्ट एज ए माइक्रो प्रोजेक्टाइल एंड ऑन द सरफेस ऑफ दैट पार्टिकल्स, दैट गोल्ड मटेरियल और टंगस्टन पार्टिकल्स, there is a DNA. Okay, so that micro projectile can carry the DNA molecule to the cells. Okay, and with the help of that micro projectile your DNA can penetrate inside the bacteria, inside the eukaryotic cells. Okay, so that's why this technique also known as a micro projectile mediated gene transfer। और ये एक गन के तरह से मीन्स बुलेट जैसा गन से निकलती है, वैसे यहाँ पे जो गोल्ड पार्टिकल या टंगस्टन पार्टिकल जो डीएनए कोटेड रहता है उनके ऊपर वो इस चैम्बर से यहाँ से निकलते हैं और आपके नीचे जो बॉटम साइड में यहाँ पे जो टिश्यू रखते हैं अपन या सेल रखते हैं, कैलस या एक्सप्लांट रखते हैं, तो वहाँ तक वो मीन्स उसके अंदर पेनिट्रेट होते हैं, तो इसीलिए इसको जीन गन भी बोलते हैं। ओके, सो द पार्टिकल बम्बार्डमेंट डिवाइस वेल नोन एज ए जीन गन वाज डेवलप्ड टू अनेबल पेनिट्रेशंस ऑफ द सेल वॉल सो दैट जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग ए जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर इनटू द सेल, एंड दिस इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ द जीन ट्रांसफर एंड क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव मेथड है ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए। और इसका अपन प्रिंसिपल देखते हैं या कैसे काम करता है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, यहाँ पे गैस का पाइपलाइन लगा हुआ है और एक पर्टिकुलर प्रेशर से अपन गैस जो है ये वाले चैम्बर्स में छोड़ते हैं,
ताकि इसका जो पिस्टन है वो फोर्सफुली नीचे आए। ओके, तो नॉर्मली आर्गन या हेलियम ऐसे इनर्ट गैसेस इसमें यूज करते हैं। और आप डायग्रामेटिक सपोज अपन देखते हैं तो इस तरह से जो पिस्टन रहता है जिसको अपन जीन गन बैरल भी बोलते हैं, तो ये पिस्टन है, इसके ऊपर में एक कैविटी रहती है जो मैंने चेम्बर बताया, उस वो चेम्बर जैसे फील्ड होता है गैस से, तो ये जो बैरल है या पिस्टन बोल सकते हैं, तो ये पिस्टन वो गैस के प्रेशर के थ्रू नीचे फोर्सफुली आता है। और ये पिस्टन के सामने एक प्लास्टिक का डिस्क लगा हुआ रहता है और उस डिस्क के ऊपर टंगस्टन के या तो गोल्ड के पार्टिकल्स अजर रहते हैं। और वो जो डीएनए जो है वो डीएनए इस गोल्ड पार्टिकल पे या टंगस्टन के पार्टिकल्स पे कोटेड रहता है। तो जब भी ये पिस्टन्स फोर्सफुली नीचे आएगा तो ये यहाँ पे रुक जाता है। तो यहाँ पे एक ये रहेगा, तो उसमें पिस्टन यहाँ पे आके रुक गया। ये जब गैस इसके ऊपर नहीं रहती तब ये पीछे रहता है, और जैसे ही गैस आप फोर्सफुली फिलअप करते हैं तो ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये रुक जाता है। तो जैसे ही ये फोर्सफुली रुकेगा तब यहाँ का जो डिस्क को लगे हुए जो प्लास्टिक मीन्स गोल्ड पार्टिकल्स है उसको अपन माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और उसके सरफेस पे आपका डीएनए रहता है, तो वो फोर्सफुली नीचे के तौर पे आते हैं, राइट। और ये नीचे के तौर पे आने के वजह से यहाँ पे ये देखो कि डिस्क स्टॉप्ड बाय स्क्रीन बोल रहा है। तो यहाँ पे ये जो लगी हुई जो डिस्क है रेडिश कलर की दिख रही है आपको, तो पिस्टन जैसे ही यहाँ पे स्टॉप हो जाता है तो वो फोर्सफुली डिस्क जो है नीचे आएगी, और यहाँ पे डिस्क का जो डायमीटर है उससे थोड़ा सा कम डायमीटर का एक होल रहता है, तो ताकि आपकी डिस्क जो है ये वाले स्क्रीन पे यहाँ पे रुके और डिस्क को लगे हुए जितने भी पार्टिकल्स है, गोल्ड पार्टिकल्स या टंगस्टन पार्टिकल विथ डीएनए, वो सारे के सारे नीचे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये येलोइश गोल्ड पार्टिकल्स विच इज़ ऑलरेडी कोटेड विद द डीएनए कम्स टूवर्ड द बॉटम साइड ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट्स। एंड एकदम बॉटम साइड में आप पेट्री प्लेट में एक्सप्लांट रख सकते हो, या तो फिर उसमें आप कैलस रख सकते हैं, न्यूली डेवलप्ड कैलस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस तरह से वो फोर्सफुली काफ़ी फास्ट वो पार्टिकल्स आते हैं, गोल्ड पार्टिकल। एंड द गोल्ड पार्टिकल या मेटल पार्टिकल होने के वजह से डीएनए का जो डेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ दैट पार्टिकल योर डीएनए में insert or penetrate inside the plant cells. Okay, in this way we can perform this experiment in the laboratory to transfer our target DNA into the plant cells. Dear students, when we are going to discuss about the advantages of this technique, so there is some advantages. Method is easy to use, rapid and versatile. तो ये मेथड जो है वो बहुत इजी है, इजीली हैंडल कर सकते हैं अपन वो इंस्ट्रूमेंट्स, और फास्ट है, जल्दी से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये मेथड जो है वैरायटी ऑफ सैम्पल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए वो वर्सेटाइल भी माना जाता है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फ्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये वाले टेक्निक में आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल्स नहीं लगते, और डीएनए भी आपको काफ़ी कम लगता है। जीन ट्रांसफ़र कैन इफिशिएंटली डन इन ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। तो जीन ट्रांसफ़र जो है वो सपोज ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू है, मीन्स कैलस है, तो उसमें जल्दी से ये जा सकते हैं। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द प्लांट कैन बी यूज टू डेवलप द ट्रांसजेनिक प्लांट। यहाँ पे इस मेथड से काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ एंड प्लांट स्पेसीज अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट विद दिस मेथड। एंड इसके लिमिटेशंस अपन देखते हैं तो ये सेल को थोड़ा सा डैमेज करता है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशंस में
सपोज आपके माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स में टंगस्टन फिलामेंट वो फास्टली जाके पेनिट्रेट होते हैं, तो एक ही जगह पे सपोज बहुत सारे गए तो वहाँ पे सेल जो है डैमेज हो सकती है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो लो, तो इससे आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है ट्रांसफॉर्मेशन का वो भी थोड़ा सा लो है। ये दिस आर द टू लिमिटेशंस ऑफ दिस टेक्निक्स। Dear student, this one is the third method which is considered as a physical method for the DNA transfer or physical method of the transfections and this technique known as a micro injections. Okay, तो ये आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखते ही आपको समझ में आता होगा कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस के लेबोरेटरीज होते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सिरिंज वी कैन इंसर्ट द स्पर्म इनटू द एग सेल, राइट। सो इसको भी माइक्रो इंजेक्शन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वही टाइप का ये टेक्निक है। इन द माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस वी यूज वेरी फाइन ग्लास माइक्रोपिपेट एंड we inject the target DNA molecule or gene manually by syringe or we can say the glass pipette, very fine glass pipette, and whole process carried out under the माइक्रोस्कोप। ओके, तो हाई पावर माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोजेक्ट वहाँ पे माइक्रो मैनिपुलेटर भी होता है। तो ये जो भी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स है वो आपको अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पे आप देख सकते हैं साइमल्टेनियसली, और कंप्यूटर के मॉनिटर पे देखते देखते ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। द टेक्निक ऑफ माइक्रो इंजेक्शंस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जीन थ्रू द माइक्रोपिपेट इनटू द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे आप दोनों तरह पे आप दोनों जगह पे आप ये कर सकते हैं। सेल के डायरेक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म में मीन्स न्यूक्लियस में भी आप डायरेक्ट डीएनए की कॉपी डाल सकते हैं, या आप सपोज साइटोप्लाज्म में ही डाल के रखना चाहते हो तो वैसे भी डाल सकते हैं। तो दोनों जगह पे साइटोप्लाज्म में या तो न्यूक्लियस में भी आप डीएनए ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद दिस माइक्रो इंजेक्शंस टेक्निक। एंड एज द प्रोसेस इज कंप्लीट द ट्रांसफॉर्म सेल इज कल्चर्ड एंड ग्रो टू डेवलप्ड इनटू द ट्रांसजेनिक प्लांट। और ये सक्सेसफुली आपने ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद फिर आप उस सेल्स को आप ग्रो कर सकते हो इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। ओके, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज द इन दिस मिस फॉर परफॉर्मिंग द माइक्रो इंजेक्शंस वी रिक्वायर द वन होल्डिंग पिपेट। दिस वन इज द होल्डिंग पिपेट और वी कैन से द सक्शन पिपेट। ओके, तो ये होल्डिंग पिपेट है, यहाँ पे सक्शन प्रेशर्स डेवलप करते हैं अपन, और सक्शन प्रेशर से एक सिंगल सेल जो है वो होल्ड किया करते हैं अपन उस पिपेट के माध्यम से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंगल सेल जो है होल्डेड बाय दिस होल्डिंग पिपेट बाय द सक्शन प्रेशर, और मीन्स ये सक्शन प्रेशर इन दिस डायरेक्शन में होता है, इसीलिए यहाँ पे ये होल्ड की हुई है। और आप देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द वेरी फाइन ग्लास माइक्रोपिपेट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोपिपेट यू कैन ट्रांसफ़र द कॉपी ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे आप कॉपी ऑफ डीएनए या डीएनए सॉल्यूशंस लेते हैं जो कि आप सेल के अंदर में डालना चाहते हो। तो इस तरह से आप ये साइटोप्लाज्म में या डायरेक्टली न्यूक्लियस में भी वो डीएनए की कॉपी डाल सकते हैं। ओके, so this is all about the micro injections. When we talking about the advantages of this methods, तो आपको यहाँ पे इस टेक्निक में ये ध्यान में रखना है कि अपने को माइक्रो मैनिपुलेटर की ज़रूरत होती है। वन माइक्रो मैनिपुलेटर होल्ड द पिपेट एंड अनदर होल्ड द माइक्रो कैपिलरी नीडल्स। तो माइक्रो मैनिपुलेटर की ज़रूरत होती है, और ये सारा जो भी प्रोसेस है वो आपको मॉनिटर करना होता है कंप्यूटर के मॉनिटर पे। ओके, एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेबल इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए इज़ फार बेटर एज कम्पेयर टू द अदर मेथड। तो अदर मेथड के कंपैरिजन में डीएनए की जो इंटीग्रेशन है या स्टेबल इंटीग्रेशंस मिलता है, क्योंकि नॉट ओनली वी आर इंटरेस्टेड टू ट्रांसफर द डीएनए इनटू द सेल, बट वी आर इंटरेस्टेड टू ट्रांसफर द डीएनए इनटू द सेल एंड एज वेल एज
that DNA should be integrated into the chromosomal DNA of the host cell. Okay, तभी वो स्टेबली वहाँ पे एक्सप्रेस हो सकता है, राइट. सो अपन अभी तक जो मेथड्स देखे हैं तो उसमें साइटोप्लाज्म में अपना डीएनए जाता है और इसीलिए हो सकता है कि उसमें कुछ साइटोप्लाज्म की एंजाइम्स वगैरह उसको डिग्रेड कर सकते हैं, या तो हो सकता है कि वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जा ही नहीं पाए. तो वहाँ पे आपका स्टेबल इंटीग्रेशन का जो इफिशियंसी है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू द माइक्रो इंजेक्शन. बट इन माइक्रो इंजेक्शंस वी डायरेक्टली ट्रांसफर द डीएनए इनटू द न्यूक्लियस, and that's why whatever the DNA we transferred into the nucleus, that DNA easily integrated into the chromosomal DNA of the host. Okay, so that's why this is the comes under the advantages of this technique. And DNA inject in this process is subjected to the less extensive modifications. तो यहाँ पे जो आप DNA ट्रांसफ़र करते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें नहीं होते हैं. और जब इस प्रोसेस का लिमिटेशंस अपन देखते हैं या डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो द मेजर लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इंजेक्शंस आर दैट इट इज़ स्लो एंड वेरी एक्सपेंसिव. ये जो भी माइक्रो इंजेक्शंस की मेथड परफॉर्म करने के लिए जो लेबोरेटरी लगती है तो वो काफ़ी महंगा सेटअप होता है उसका, और इट इज़ वेरी स्लो. इसको काफ़ी टाइम लगता है ट्रांसफ़र करते समय, और ये मेथड परफॉर्म करने के लिए वेल ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सनल की रिक्वायर्ड होती है. ऐसा कोई भी इसको परफॉर्म नहीं कर सकता. जो ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया हुआ है या ट्रेंड है इस मेथड में, तो वही लोग यहाँ पे ये परफॉर्म कर सकते हैं. सो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ दिस टेक्निक्स. One more technique which is comes under the physical method, that is the liposome mediated transformation. And you can see here the liposomes are artificially prepared phospholipid vesicles, and it is used for the delivery of variety of molecule into the cells. तो आपने ये सुना होगा कि liposome mediated drug delivery, right? So likewise here also liposome means क्या है कि आप एक वायल में लिपिड और जो आपका डीएनए होता है वो डीएनए मिक्स करते हो, तो वहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डीएनए मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में लिपिड मॉलिक्यूल जो है अरेंज होते हैं इटसेल्फ एंड फॉर्म सम सर्कुलर वेसिकल लिपिड बाइलेयर अराउंड द डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, सो यू कैन सी हियर these are the DNA molecule dotted dark dot colors. So that is the DNA, and the circular one is the lipid molecule arrange itself and form one vesicle. Okay, so you can see here these are the some liposomes. Okay, and inside the liposome there is a DNA molecule encapsulated. Okay, so you can prepare such type of liposomes with the help of target DNA and lipid molecule mixed together in a laboratory and prepared such type of liposomes molecule, and then that liposomes allowed to fuse with the सेल. जिस सेल के अंदर में आपको डालना है उस सेल के साथ ये लाइपोसोम्स जो है वो मिक्स कर लो और अलाउ इट टू फ्यूज. तो यहाँ पे क्या है कि ये लिपिड से बना हुआ है और आपका जो भी सेल है उससे भी वो भी लिपिड से बना हुआ होगा हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये दोनों एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसा डिस्टेंस कम हुआ है इसमें और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आया, सेल के पास आया, और आप देख सकते हैं कि इसमें से जो लाइपोसोम्स है उसमें से एक लाइपोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, फ्यूज़ हुआ. ओके, और जैसे फ्यूज़ होता है तो इंटरनल जो लेयर्स होती है वो डिजनरेट हो जाती है, और यहाँ पे जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है that DNA molecules now comes inside the cytoplasm of the host cell. Okay, in this way we can transfer the DNA, okay, in the eukaryotic cell by using the liposome. जब अपन इसका एडवांटेजेस देखते हैं तो ये सिंपल है परफॉर्म करने के लिए, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, और इसका जो टॉक्सिसिटी होता है वो लो होता है. दिस टेक्निक इज़ नॉट very much toxic for the cells. Okay,
and being present in the encapsulated form of liposome, DNA is protected from the environmental damage. Okay, तो जब भी ये डीएनए जो है वो लाइपोसोम मीन्स लिपिड वेसिकल के अंदर होने के वजह से वो डैमेज नहीं होता, जो कि बाकी टेक्निक में वो डैमेज हो सकता है या मॉडिफाई हो सकता है। ओके, तो ये इसका एडवांटेजेस है। दूसरा बात है कि अप्लीकेबल टू वाइड रेंज ऑफ प्लांट सेल्स, तो ये अलग अलग प्लांट सेल्स के लिए भी ये अप्लीकेबल होती हैं। देयर इज़ गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन द टेक्निक, ये बार बार सपोज एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो सेम रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी है इस रिजल्ट में, इस टेक्निक के थ्रू आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो। और इसका लिमिटेशंस अपन देखते हैं तो द मेजर प्रॉब्लम विद द लाइपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन इज द डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद द रीजनरेशन ऑफ द प्लांट फ्रॉम ट्रांसफॉर्म प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पे जब अपन ये टेक्निक यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द प्लांट सेल, एट दैट टाइम यू शुड आइसोलेट द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल। ओके, एंड देन दैट प्रोटोप्लास्ट वी यूज टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, बट आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपने इस मेथड से सपोज ट्रांसफॉर्मेशन किया तो उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है तो उसको आपको ग्रो करना है, तो इट इज़ समवट डिफिकल्ट। ओके, and this is the last technique, physical method for the DNA transfer into the eukaryotic cell, and that technique known as a silicon carbide fiber mediated gene transformation. Okay, तो इस टेक्निक से क्या होता है कि अपने पास सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स होते हैं जिसको SCF बोलते हैं, और उसका जो साइज़ होता है तो 0.3 to 0.6 pm इन डायमीटर एंड 10 to 100 pm इन लेंथ। ओके, तो इस टाइप के स्मॉल साइज के, वेरी स्मॉल साइज के सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स होते हैं, और these fibers are capable of penetrating the cell wall and plasma membrane and thus can deliver the DNA into the cells। तो एक नीडल जैसे आप बोल सकते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर जो है एकदम स्मॉल और नीडल टाइप के होते हैं, और उस सिलिकॉन फाइबर्स के ऊपर में अपन डीएनए सपोज कोट करते हैं या उसके ऊपर कोट करते हैं, कोटिंग कर लगाते हैं डीएनए की उसके टर्मिनल पोजीशंस पे। और क्योंकि ये सिलिकॉन फाइबर जो है इजीली सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। ओके, तो सिलिकॉन फाइबर के जो दोनों एंड है वो सपोज अपन डीएनए उसमें रखते हैं या कोटेड करते हैं, और ये कोटेड सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स एंड योर टारगेट सेल्स जिसके अंदर में आप डीएनए डालना चाहते हो वो सेल्स और ये एक साथ आप मिक्स करते हैं, और उसको द डीएनए कोटेड सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर आर होल्टेक्स, और फिर एक साथ रखने के बाद उस सस्पेंशन को होल्टेक्स करते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर जो है वो पेनिट्रेट होंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और विद दैट प्रोसेस द योर डीएनए मॉलिक्यूल जो भी टर्मिनल पोजीशन पे सिलिकॉन कार्बाइड के जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डीएनए मॉलिक्यूल आपके सेल के अंदर में पेनिट्रेट हो सकता है या पहुंच सकता है। तो ड्यूरिंग मिक्सिंग डीएनए अधेरिंग टू द फाइबर एंटर्स द सेल वॉल एंड स्टेबली इंटीग्रेटेड विद द होस्ट जीनोम। तो ये भी काफ़ी स्टेबल इंटीग्रेशंस होता है ये मेथड से भी डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं तो जीनोम के साथ। और द सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर विद द ट्रेड नेम विस्कर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो मार्केट में सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर जो है इस प्रोसेस के लिए जो यूज़ करने वाले हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके सपोज अपन एडवांटेजेस देखते हैं तो प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल एंड डज नॉट इन्वॉल्व कॉस्टली इक्विपमेंट। यहाँ पे भी काफ़ी चीप ये टेक्निक है और सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है। और डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ डीएनए इनटू द इंटैक्ट वॉल्ड सेल मीन्स आप यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सेल वॉल होने के बावजूद भी में जैसी सेल है वही स्टेट में आप उस सेल में डीएनए डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है।
और वो टाइम भी बचता है और वो स्टेप्स भी आपको यहाँ पे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती है. So these are the some advantages of these techniques. And when we talking about the limitations, so the silicon carbide fiber are carcinogenic in nature and therefore have to be carefully handled. तो ये carcinogenic nature होने के वजह से उसको प्रॉपर केयरफुली हैंडलिंग करना चाहिए. ये थोड़ा सा एक लिमिटेशंस है. और द एम्ब्रियोनिक प्लांट सेल आर हार्ड and compact and are resistant to the SCPS penetrations. तो जो भी कॉम्पैक्ट मटेरियल है, सपोज एम्ब्रियोनिक जो सेल है जैसा सीड्स हैं वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा ये फाइबर जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं. ओके, तो ये एक लिमिटेशंस है कि जो हार्ड सेल्स होती है, हार्ड टिश्यू है, उसमें इस मेथड से डीएनए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. So these are the some chemical methods. Sorry, these are the some physical methods already we discussed in first part of this lecture. And now I am going to deliver, or I am going to discuss the some chemical methods for the gene transfers. Okay. तो अभी तक जो अपन ने देखे हैं वो सब फिजिकल मेथड्स के टाइप्स होते हैं, और अभी अपन देखेंगे कि केमिकल मेथड्स. So this one is the first chemical method by which we can transfer the DNA into the cells, host cells. Okay, so by utilizing the specialized chemicals, we can transfer the DNA into the cells, and that's why this techniques comes under the chemical method for DNA transfer. So this is the first method, calcium phosphate co-precipitation method. Okay. So in this method DNA is allowed to mix with calcium chloride solutions and phosphate buffer to form a DNA calcium phosphate precipitation. तो यहाँ पे जो जिस DNA को आपको ट्रांसफ़र करना होता है सेल के अंदर में, तो वो DNA को आप कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में और फॉस्फेट बफर में मिक्स कर लेते हैं, ताकि उससे DNA कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स बनेंगे वहाँ पे. और ये प्रेसिपिटेट जो है डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट बीइंग स्मॉल एंड इनसोल्यूबल कैन बी इजीली एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सेल. तो ये एकदम स्मॉल साइज के होते हैं प्रेसिपिटेट और डीएनए का प्रेसिपिटेट, और ये इजीली सेल वॉल, सेल जो सरफेस है उसके ऊपर एडसॉर्ब हो सकता है. एंड दिस प्रेसिपिटेट इज एनगल्फ्ड बाय द सेल थ्रू द एंडोसाइटोसिस, and the DNA get integrated into the cell genome and resulting in the stable or permanent transfections. तो यहाँ पे जैसे ही आपने DNA और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड फॉस्फेट बफर मिक्स टुगेदर, और वहाँ पे भी जो प्रेसिपिटेट फॉर्म बना है DNA का, DNA कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट, तो वो आपके सेल के अंदर में सेल के सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाता है. मीन्स वेन एवर वी मिक्स द सेल सस्पेंशन विद दिस DNA कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेट. ओके, एंड जब आपका वो प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ DNA जो है वो सरफेस पे रहता है, तो आपका वो जो सेल है वो सेल ये प्रेसिपिटेट को, ये DNA मॉलिक्यूल को एनगल्फ कर लेती है. जैसा कि आप देख सकते हैं ना कि आपको अपने बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल गया तो उसको अपनी माइक्रोफेजेस सेल या जो सेल्स हैं उसको पकड़ लेती है और उसको एनगल्फ करती है और फाइगोसाइटोसिस करती है. तो वहाँ पे ये एंडोसाइटोसिस होता है. एंडोसाइटोसिस मीन्स व्हाट, कि सेल के अंदर में वो लेके जाता है. ओके, तो यहाँ पे ये जो एनगल्फ करने के बाद जो DNA है वो कम्स अंडर द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एंड दैट DNA मॉलिक्यूल easily integrated into the chromosomal DNA of the host cell and resulting into the stable or permanent transfections, and then that transform cell we can grow on the medium, MS medium in tissue culture laboratory. Okay, so this is the diagrammatic representation of this technique. This one is the calcium chloride solution and DNA in phosphate buffer we prepared and mix together these solutions. So you can see these are the some small particulate DNA calcium phosphate co-precipitate forms,
of DNA, and then this precipitate forms of DNA mixed with the cell, and this DNA calcium phosphate precipitate ready to adsorb on the surface of cells. And you can see here the after the adsorptions, this precipitate form of DNA engulfed by the सेल, होस्ट सेल, ओके। एंड इन दिस वे ये यहाँ पे एनगल्फ हो जाने के बाद ये फिर से कंटिन्यू हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन दिस वे द डीएनए मॉलिक्यूल एंटर इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। सो दिस इज़ वेरी इजी एंड simple methods, and it is not in expensive methods, okay, and it can be applied to wide range of cell type। ये अलग अलग सेल्स टाइप के लिए भी, इस लिप का सेल हो, रूट का सेल हो, स्टेम का सेल्स हो, तो अलग अलग सेल्स के लिए भी ये अप्लीकेबल होती हैं, और कैन बी यूज फॉर स्टेबल एंड ट्रांजिएंट ट्रांसपेक्शंस। तो यहाँ पे इस मेथड से जब अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो काफ़ी स्टेबल अपने को ट्रांसफॉर्मेशंस मिलता है या ट्रांसपेक्शंस मिलता है। और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में अपन जब बात करते हैं तो दिस इज़ टॉक्सिक स्पेशली टू प्राइमरी सेल्स। तो जो प्राइमरी सेल लाइन होती है तो वहाँ के जो सेल सस्पेंशन अपन यूज करते हैं तो प्राइमरी सेल्स के लिए ये केमिकल्स जो है थोड़ा सा टॉक्सिक होते हैं। एंड स्लाइड चेंजेस इन पीएच, बफर, साल्ट कॉन्सेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर कैन कॉम्प्रोमाइज द एफिशिएंसी। तो आप जो फॉस्फेट बफर बनाते हो या CaCl2 बनाते हो, उनका जो सपोज पीएच थोड़ा सा भी चेंज हुआ या वैरी हुआ तो इसका जो इफ़िशियंसी है डीएनए ट्रांसफ़र होने का वो अफेक्ट करता है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और रिलेटिवली पुअर ट्रांसपेक्शंस इफिशियंसी कंपेयर टू द अदर केमिकल ट्रांसपेक्शन मेथड लाइक लाइपोपेक्शंस, ओके। तो यहाँ पे ये थोड़ा इसका जो ट्रांसपेक्शन इफिशियंसी है वो थोड़ा कम है। This one is the second method we use in chemical method for the DNA transfer। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी डाइथाइल अमीनो इथाइल डेक्स्ट्रिन मेडिएटेड DNA transfer method, okay। So diethyl amino ethyl dextrin, this one is the polymer, okay, and is a soluble polycationic carbohydrate and that promote the interaction between DNA and endocytic machinery of the cells, okay। And in this method the negatively charged DNA and positively charged this DAE dextrin polymers form the aggregates through electrostatics interactions। तो यहाँ पे ये कैटोनिक होने के वजह से और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉलीमर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके वजह से वहाँ पे एक एग्रीगेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार होता है DAE डेक्स्ट्रिन एंड डीएनए का। और दिस कॉम्प्लेक्सेस व्हेन एडेड इनटू द सेल्स एक्सपेंशन के वायल में सपोज ये एडेड करते हो तो your complex bind to the negatively charged plasma membrane, okay। So सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर योर मॉलिक्यूल योर कॉम्प्लेक्स कैन bind with that cell, okay। And in previously I explained how the engulf the material from outside of the cell, okay। So with the help of that same process the cells can internalize the complex of DAE and DNA by endocytosis process। ये भी सिंपल और इनएक्सपेंसिव है और मोर सेंसिटिव मेथड है ये, और कैन बी अप्लाइड टू वाइड रेंज ऑफ सेल टाइप। ये सारी के ही एडवांटेजेस है प्रीवियसली अपन जो मेथड देखे उससे ही। कैन बी यूज फॉर ट्रांजिएंट ट्रांसपेक्शंस, एंड इसका डिसएडवांटेजेस है कि ये भी टॉक्सिक है जब सेल्स को टॉक्सिक हो जाता है जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप ये केमिकल्स यूज करते हैं। तो
एंड ट्रांसपेक्शन एफिशिएंसी वेरीज विद द सेल टाइप। तो इनका जो ट्रांसपेक्शन का जो रेट है वो वैरी करता है सेल टाइप के ऊपर। अलग अलग सेल्स सपोज आप यूज करते हैं तो उसमें अलग ट्रांसपेक्शन एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगा। और this one is the third method, chemical method, that is the polyethylene glycol mediated gene transfer। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि polyethylene glycol जो है in presence of the divalent cation means using Ca2 positive ions destabilize the plasma membrane of protoplast and render it permeable to the naked DNA. So the procedure involve in this polyethylene glycol mediated gene transfer technique, the isolation of protoplast and their suspensions। तो आपको directly cell wall सपोज है तो आप उस सेल में नहीं डाल सकते, आपको प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करना पड़ेगा। और देन डीएनए जो है आप उसमें सेल्स प्रोटोप्लास्ट के सस्पेंशन में आप प्लाज्मिक डीएनए डाल सकते हैं। एंड स्लोली वी कैन ऐड द 40% पीईजी। तो 40% पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल उस मिक्सचर में मिस नेकेड डीएनए प्लस प्रोटोप्लास्ट इसमें आपको डालना होता है। और पीईजी डिज़ोल्व इन मैनिटॉल और कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पीईजी जो है वो मैनिटॉल और कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर लो। एंड इन दिस वे द डीएनए एंटर न्यूक्लियस ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड गेट इंटीग्रेटेड विद द जीनोम। तो जब ये तीनों मिस पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में आपने डीएनए और प्रोटोप्लास्ट डाले हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ द पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल your DNA molecule are there on the surface of a plasma membrane and then get internalized, and in this way we can transfer the DNA into the cell by using the polyethylene glycol method। एंड एडवांटेजेस जो अपन डिस्कस करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट कैन बी साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आप एक साथ बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट में डीएनए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब मास प्रोडक्शन करना है ट्रांसजेनिक प्लांट का तो इसके लिए ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल होगी। और दिस टेक्निक कैन बी सक्सेसफुली यूज टू वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पेसिस। अलग अलग प्लांट स्पेसिस के लिए भी ये काफ़ी वाइड मीन्स ब्रॉड जो ब्रॉडली अपन ये टेक्निक यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन द लेबोरेटरी। लिमिटेशंस है इस टेक्निक के, द डीएनए इज ससेप्टिबल फॉर डिग्रेडेशन एंड रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे इस मेथड से सपोज अपन डीएनए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपका डीएनए जो है वो उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है या उस डीएनए का डिग्रेडेशंस भी हो सकता है। और रैंडम इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द जीनोम में रिजल्ट इन द अनडिजायरेबल ट्रेट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशंस होता है मीन्स व्हेनेवर योर टारगेट डीएनए कम्स इनसाइड द न्यूक्लियस दैट डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली इंटीग्रेटेड, वो कोई भी जगह पे वो इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोमल डीएनए में। और इसके वजह से कुछ इसेंशियल जो जीन हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू जीन्स। ओके, और इसीलिए उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लांट के। सो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ दिस टेक्निक्स। ओके, सो हियर वी completed your transfections। okay, in the next lecture I will discuss about the polymerase chain reactions which is also ये method utilized for cloning purpose।